नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। ये जो जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में कराऊंगा वो पिछला हमारा टॉपिक जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं उससे संबंधित सारे प्रश्न मैंने इसमें लेकर आया हुआ हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिस सेट। पिछले अगर वीडियो आप नहीं देखें तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। बिना पढ़े प्रैक्टिस सेट लगाना का कोई मतलब नहीं है। वही प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुक्का मार रहे हैं। तुक्का यहाँ भी मारिएगा, उसके बाद एग्जाम में भी मारिएगा। तो तुक्का मारने से एग्जाम नहीं क्रैक होगा, आपको पढ़ना पड़ता है उस टॉपिक को। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और यह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट डैट जिसे कहते हैं। हर जिले में इसकी स्थापना किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है डैट का स्थापना करने का, कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षित करना इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है डैट। आप जब डीएलएड किए होंगे, बीटीसी किए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि डैट के द्वारा हर डिग्री मिलती है, एग्जाम डेट निकाला जाता है, डैट ही ये सब करता है, किया जाता है डैट की तरफ से। तो हालांकि वो इलाहाबाद पीएनपी की तरफ से किया जाता है एग्जाम डेट निकालने के लिए, लेकिन डैट का उसमें मेन रोल होता है हर काम के लिए। ठीक, एक जिला का प्रभारी जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो डैट ही होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसी ने सुझाव दिया था कि भैया डैट की स्थापना किया जाए। अब इससे देखिए यहाँ पर उत्तर भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए, यह प्रश्न गलती से दिख गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ऐसा नहीं होगा। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्याएं हैं। बी है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। ये तो उत्तर में ही पता चल गया। उसके बाद थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड मैकाले ने, इन्होंने शिक्षा का निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत दिया था। अब निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्लेइंग लिस्ट में जाइए, शिक्षण कौशल के प्लेइंग लिस्ट में जाइए। पिछली वीडियो मैंने बनाया हुआ पूरा थंबनेल के साथ, उसमें जाकर देखिए ये सिद्धांत की मैंने पूरी व्याख्या किया हूँ। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार ऊपर वर्ग से शुरू होगा, नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगी। मतलब कि इसमें कहा था कि पहले शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दो, धीरे धीरे वो छनकर निम्न वर्ग के लोगों की तरफ चली जाएगी। मैकाले का एक स्टेटमेंट है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि अंग्रेजी शिक्षा एक ऐसा वर्ग तैयार करेगा जो रंग रूप से तो भारतीय होगा, लेकिन रुचि, मत, नैतिकता और बुद्धि से वह अंग्रेज होगा। लॉर्ड मैकाले की काफी प्रमुख परिभाषा है, बात है, जिन्होंने लोगों के जो भारतीय थे उनको रग रग में चुभ गया था, ये कांटा की तरफ इसकी परिभाषा। ठीक, ये जो अंग्रेजी भाषा है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण दिया था मैकाले ने। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं मुदालियर आयोग की भी बातें कर दिया इसमें। देखिए, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, पहली चीज याद रखिए, मुदालियर आयोग जो आया था वो माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, उत्थान के लिए, कुछ भी के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था मुदालियर आयोग। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1992 में किया गया था। मुदालियर आयोग ने, देखिए ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुदालियर आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण पद्धति को अपनाने का सुझाव ही दिया था। पहला एमसीक्यू, जो कि पहली बार ये बात हो रही है और पहली बार इसने एमसीक्यू की बात कहा था मुदालियर आयोग ने। उसके बाद वार्धा शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। बुनियादी शिक्षा से संबंधित यह महात्मा गांधी जी की देन है और इसके कई नाम है, जैसे कि बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसकी भी व्याख्या किया हुआ हूँ पूरी डिटेल में, तो उस वीडियो को आप देखिए। अब थोड़ा बहुत इसमें प्रश्न आ रहे हैं तो उसकी व्याख्या भी दे रहा है, तो मैं उसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर दे रहा हूँ। तो अब चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। 15 से 35 वर्ग के आयु के वर्ग के जो लोग थे उनको साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये जो कार्यक्रम चलाया गया था वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में ये चलाया गया था। 1986 में ये बात कही गई थी और इसको 1988 में चलाना स्टार्ट कर दिया गया था। तो
ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा दूसरा का। अब चलते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या है उसको भी समझ लेते हैं। ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य था 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। ये रखा गया था, इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 के लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये लक्ष्य रखा था। अगली बात, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उसको भी समझ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी इसको कहते हैं। और देखिए 1948 में राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा के बाद भारत सरकार ने 28 सितंबर 1953 को विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि राधा कृष्णन आयोग कब आया था, तो 1948 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात कौन सा आयोग आया था, तो राधा कृष्णन आयोग, पहली चीज। तीसरी चीज, राधा कृष्णन आयोग किससे संबंधित बातें कहा था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के आयोग से या उच्च शिक्षा के आयोग से। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। मैंने सभी टॉपिक पर डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि जाकर उस वीडियो को देखिएगा। हालांकि उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की, लेकिन मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि जितना मैं कर सकूं मैंने आप लोगों के लिए किया हूं। तो उस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बातें कर देने से किसी चीज़ का ज्ञान तो उतना मिल नहीं पाएगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब थोड़ा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में ही समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 1987 में शुरू किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, सन के 19 सन में शुरू कर गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधाओं के लिए आवश्यक संस्थान, उपकरणों व सामग्रियों को प्रदान करना इसका था। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किस में कहा गया था, तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें कहा गया था कि भैया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया जाए। ये किस के लिए किया जाएगा, तो जो स्कूल होते थे, प्राथमिक विद्यालय होते थे, उसमें जो जैसे कि डस्टर हो गए, श्यामपट्ट हो गए, चाक हो गए, बच्चों की जो अन्य सामग्रियां थी खेल संबंधी, उनको उपलब्ध कराने के लिए, आसान बनाने के लिए कि उपलब्ध हो जाए जितना जल्दी जल्दी, उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया गया था। इसकी भी बात मैंने 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वीडियो बनाया हूँ उसमें इसकी बात पूरी डिटेल से बताया हुआ हूँ, तो वहां से भी जाकर देखिएगा, नहीं तो आप यहीं से ध्यान रख लीजिए। अब देखिए, सॉरी इसका उत्तर भी दिख गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शब्द अपव्यय से आशय क्या है। अपव्यय से आशय, अभी मैंने जब थ्योरी पढ़ाया आप लोगों के लिए थ्योरी वाली वीडियो, तो उसमें मैंने अपव्यय और अवरोध के बारे में आप लोगों को बताया था कि अपव्यय क्या होता है और अवरोध क्या होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अपव्यय से आशय क्या है। तो अगर अपव्यय से आशय की बात करें कि बीच में पढ़ाई छोड़ देना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, तो वह अपव्यय होता है। अवरोध की अगर हम बात करें तो एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ते हैं, फेल होते हैं, उसी में पढ़ते हैं, तो वह अवरोध कहलाता है। अपव्यय बीच में पढ़ाई छोड़ देना, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, इसकी थ्योरी थोड़ा बस व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं भैया। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अपव्यय का आशय है कि बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है, वही अपव्यय कहलाता। ठीक, अपव्यय की बात 1900 कुठारी आयोग ने किया था, 1964-66 वाला अपव्यय और अवरोध की बात। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के संबंध में अवरोध का अर्थ। देखिए, अवरोधो आ गया, अपव्यय ऊपर आया, अवरोध यहाँ आ गया। अवरोध का मतलब होता है कि आप एक ही क्लास में कई बार पढ़ते हैं तो वो अवरोध एक हो जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है, तो विकल्प किसी कक्षा में फेल हो जाना, ये देखिए मिल गया ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, यानी कि किसी कक्षा में फेल हो जाना, कई बार फेल हो जाना, तो अवरोध का रूप धारण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसकी व्याख्या जो कोठारी आयोग ने किया है, प्रश्न पूछा हुआ है। अब थोड़ा व्याख्या पर थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, सी वाला विकल्प सही था।
शिक्षा के संबंध में अवरोध का आशय कक्षा में असफल, फेल हो जाना, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना, वही क्या कहलाता है, अवरोध कहलाता है। और ये काफ़ी समस्याएं देखी जाती है, प्राथमिक स्तर पर तो जरूर देखी जाती है, क्योंकि वहाँ का जो विषय है ना वो बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से है, तो बच्चों को जब समझ में नहीं आएगा स्तर अनुसार तो वो फेल ही होते हैं। इसीलिए सब बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में भाग रहे हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 5वां, इस पाल कमेटी ने किस विषय का मूल्यांकन किया था? तो सबको पता है कि बिना शिक्षा के बोझ, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाए। बिना शिक्षा के बोझ छात्र पर शैक्षिक भार के, अच्छा देखिए सी वाला विकल्प, सॉरी, छात्र पर शैक्षिक भार से भी संबंधित है, और ये तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो दोनों सही हो जाएगा। 5वां का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या कहा गया है व्याख्या में। कहा गया है इसमें कि सन 1992-93 में आया था, 1992 में आया था, यशपाल समिति की स्थापना की गई थी, 1993 में यह रिपोर्ट सौंपा था। अब देखिए यहाँ लिखा है कि 1993 में रिपोर्ट सौंपा था। गठित यशपाल में छात्र पर शैक्षिक भार बिना शिक्षा बिना बोझ के विषय का मूल्यांकन किया था। यशपाल समिति रिपोर्ट इसका शीर्षक था कि शिक्षा बिना बोझ के हो, और इसी ने रिपोर्ट 1993 में सौंपी थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कब किया गया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो है 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब थोड़ी व्याख्या है भैया इसकी, थोड़ा देख लेते हैं। बी वाला विकल्प सही है, और इसमें व्याख्या में क्या कहा गया है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया है। ध्यान में रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न 7वां पर। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं होती है उसको सुलभ कराने की योजना कौन थी? तो मैंने पहले ही इसके आगे भी प्रश्न ये बन चुका है, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो जिसकी स्थापना 1987 में किया गया था, और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें कहा गया था कि भैया उपलब्ध कराना है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किया जाए। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही है जो इन वस्तुओं को उपलब्ध कराता है प्राथमिक स्तर पर। 7वां का बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, इसकी थोड़ी व्याख्या भी है भाई, तो इसको देख लेते हैं, और भी कुछ बातें कही गई हैं उसको भी देखेंगे। पहली देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने हेतु 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया गया था। इसमें ऑपरेशन शब्द का तात्पर्य है युद्ध स्तर पर अभियान चलाना, किसी भी कार्य को शीघ्रता पूरा करना होता है। ब्लैक बोर्ड का प्रतीक है स्कूल में आवश्यक उपकरण। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। अब आज हम मिड डे मील के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, बोलते बोलते थक गया हूँ। मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर को उत्तम करना है। यह योजना 1995 में, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में थ्योरी में भी बताया हुआ हूँ, अब देख लीजिएगा। 1995 में इसकी शुरुआत किया गया था मिड डे मील मध्याह्न भोजन। इसका वर्तमान में नाम बदलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषक योजना रखा गया है, इसका नाम बदलकर। ठीक, मोदी जी इसका नाम बदल दिए हैं फिर से। आज मानव संसाधन विकास मंत्र HRD जो था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिए हैं इन्होंने। अरे दादा, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें इसका सब व्याख्या किया गया है। अब देखिए, शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा। स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के दायरे में लाने के लिए 1987 में शुरू किया गया था इसका शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा। पूछेगा प्रश्न कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1997 में। किस लिए? कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको उसके दायरे में जोड़ना है या लाने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था।
अगला आ जाए भैया आंगनबाड़ी योजना। ये तो आंगनबाड़ी बहुत फेमस चीज़ है। यह योजना छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थन एक केंद्रित समर्थित एक केंद्र है। देखिए आंगनबाड़ी करता क्या है, पहली चीज में जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे पुलिया उलिया लगता है तो आंगनबाड़ी पर लगता है। दूसरी चीज सरकार कुछ पोषक जैसे कि नीति निर्देशक तत्व के अनुसार जो अनुच्छेद 45 है उसके तहत कहा गया है कि 6 वर्ष के जो कम बच्चे हैं उनको जो है ये सब उपलब्ध कराना है। जैसे पोषण वस्तुएं, खाना पीने की व्यवस्था सरकार कर सकती है नीति निर्देशक तत्व के अनुसार। तो इसमें आंगनबाड़ी को ही मेन मकसद रखा जाता है। आंगनबाड़ी के माध्यम से ये उपलब्ध कराया जाता है। अब क्या होता है कि आंगनबाड़ी वाले जो है ना ये सब बांटते नहीं है, ये सब अपने घपला कर देते हैं सब। इतना धांधली है सबकी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ कि देखिए शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है और यह विद्यालयीकरण यानी कि विद्यालय का कर्तव्य भैया कि उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें कोई व्याख्या उतना अच्छा नहीं है तो वही चीज़ सब लिखा गया है। अब चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न हुआ बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का क्या उद्देश्य था। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो 1972 आया था उसका क्या उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य था कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। देखिए जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताया हुआ हूँ कि जो एक बच्चे के विकास के लिए सिर्फ विद्यालय ही उत्तरदायित्व नहीं होता है, कुछ अलग ही कार्यक्रम भी होते हैं जो शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान करते हैं। तो उसी चीज को बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य था। यह लाया गया था कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा इसकी भी व्याख्या है, मोस्ट है, थोड़ा देख लेते हैं। डी वाला विकल्प सही था। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। इसका मूल उद्देश्य था हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों को छोड़कर प्रदेश के अन्य विद्यालयों में बेसिक बुनियादी प्राथमिक शिक्षा को गठन, समन्वय एवं इनके प्रदान किए जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करना था। ठीक, इस परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 को किया गया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यही चीज़ वही बात कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। थोड़ा देख ही लेते हैं, ये वही चीज़ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान का अभियान भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001-2 में किया गया था। याद रखिएगा, यह योजना 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिकता शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी कि 2010 तक लक्ष्य रखा गया था कि सभी को उपलब्ध करा देना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब 2001-2 में मतलब ये लाया गया था 86वें संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि उसको मौलिक अधिकार बनाया गया है 21A में, तो वही चीज़ इसमें कहा गया है। और अगला पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान को प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाए भी कहा गया है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान में एक वाक्य कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाए, मतलब हर व्यक्ति एक एक को पढ़ाए, तो ऐसे जो शिक्षा का प्रसार है काफ़ी आगे तक तेजी से बढ़ेगा। इसमें एक लक्ष्य कहा गया था, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। देखिए विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। ऑप्शन ए वार्तालाप से, पठन अभ्यास से, मानसिक अभ्यास से और सृजनात्मक क्रियाकलाप से। तो जो उनकी पेशियों के अगर विकास करें तो उनकी जो पेशियों के विकास होता है वह किससे होता है। तो सबको पता है कि जब वो सृजनात्मक कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प
सही हो जाएगा सी वाला विकल्प। और वही चीज यहाँ पर कहा गया है। तो आगे चलते हैं सीधे प्रश्न पर, 12वें प्रश्न पर। और 12वां प्रश्न करा कि महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने कब रखा था? तो 1937 में रखा था, सबको पता है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव 1937 में रखा। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की देन है। इसे वार्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा के नाम से भी इसे कई नाम है जाना जाता है। वार्धा नामक स्थान पर किया गया था, इसीलिए वार्धा योजना इसको कहा जाता है। काजी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका में पहली बार वार्धा योजना का जिक्र किया। इस शिक्षा में हस्त उत्पादक कार्य यानी हस्तशिल्प शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक, यह योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। काहे कि वो समय शासन के कर रहे अंग्रेजन का, तो अंग्रेजन अपनी मन से कर सो। ठीक, वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न अब खत्म हो गए हैं। अब आगे बाकी जो बचे प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।